अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। इस कारण भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: संकटकालीन शक्तियाँ और सामान्यकालीन शक्तियाँ। अब है सामान्यकालीन शक्तियाँ। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उनका अध्ययन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इन शक्तियों का प्रयोग वह या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करा सकता है। संघ के सभी अधिकारी उसके अधीन हैं। उसकी इन शक्तियों में अनेक बातें आती हैं। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उसके माने जाएंगे। उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में सूचना पाने का अधिकार है। प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों के विषय में सूचना दें जिनके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगे। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति यानी उन्हें पद से हटाना। राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, उसकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और विदेशों में राजदूत आदि। इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कुछ प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी आयोग, राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादी, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन इसमें से कुछ अधिकारियों की पद से हटाने के संबंध में विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही की जाती है। सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में जनादेश स्पष्ट न हो या त्रिशंकु लोकसभा का गठन हो जाए, जब आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए और लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो, तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक कुछ ऐसे अवसर आए हैं। पहली बार मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चरण सिंह के चयन तथा दूसरी बार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चंद्रशेखर के चयन में राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी के चयन में भी राष्ट्रपति की कुछ भूमिका अवश्य रही। 11वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका रही। भारत की दलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता की स्थिति पूर्णतः समाप्त हो गई है तथा संघीय स्तर पर भी राजनीतिक उथल पुथल का चक्कर चलता रहता है। अतः भविष्य की राजनीति में ऐसे अवसर अधिक उत्पन्न हो सकते हैं।
जबकि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करे। ऐसी प्रत्येक स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकता है। एक निश्चित अवधि, यह अवधि 1 सप्ताह से 1 माह हो सकती है, में लोकसभा का अधिवेशन बुलाकर प्रधानमंत्री लोकसभा से विश्वास मत प्राप्त करे। विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण, राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यों अथवा निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में बनाए गए नियमों तथा संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम इत्यादि। संघ की इकाइयों के नियंत्रण की शक्ति, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित करे। समन्वित नीति तथा राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारे के संबंध में परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्यिक परिषद का गठन करता है। वह किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का तो उत्तरदायी राष्ट्रपति पर ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व, भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। परंतु जहाँ तक विदेशों से संधियों और समझौते करने का संबंध है, यद्यपि ये संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, किंतु इस संबंध में वास्तविक पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है और इन संधि और समझौतों द्वारा संसद का अनुसमर्थन आवश्यक है। सर्वोच्च सेनापति के रूप में, राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने सदैव के लिए निश्चित कर दिया है कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी। प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्तियां केवल संसद को प्राप्त हैं। अतः भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां अमेरिका राष्ट्रपति से बहुत कम है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सेनाओं को युद्ध स्थल में भेजने का कार्य भी किया जा सकता है। विधायिनी शक्तियां, ये अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।